फिर मेरे पास स्टडी प्लान था कि मेरे को किस दिन मॉक देना है। फिर मॉक में मेरी जो गलती होती है, स्टिकी नोट्स के साथ मैं जिस डेट को दिया है ना उस पे चिपका देता था। तीसरे दिन क्या करूंगा, पहले 100, सेकंड 100 और फिर थर्ड 100। मैं 3-3-3 वाली स्ट्रेटजी यूज करता था सर। कितने घंटे ओवरऑल पढ़ लेते थे आप? क्योंकि इंग्लिश है सर, आप बिल्कुल उस पे श्योर नहीं हो सकते, जैसे आप मैथ में रीजनिंग में नहीं हो सकते हो। इसे अपने टारगेट लिख लेता था, वो सामने रहता था तो वो दिखता रहता था कि ये करना है करना, उसमें फिर वो कट डाउन कर देता था उनको, जो टारगेट अचीव हो गया। काफी लकी था, उनकी वजह से ही इतनी जल्दी हो गया सर, वरना टाइम भी लग जाता शायद। देखा गया ये कितनी सिली मिस्टेक है, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मॉक वगैरह भी देते थे हम, तो मेरे दोस्त थे तो जैसे योगेश था, तो हम अल्टरनेट मॉक एनालिसिस करते थे। अब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपको मिलते भी होंगे या फिर आपको आपने देखा होगा जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपने ऐसा कुछ नोटिस करा कि क्या उनकी ऐसी गलतियां रह रही होंगी उनकी तैयारी में जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा? कुछ हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को मालूम है अभी एसएससी सीपीओ का फाइनल रिजल्ट आया, बहुत सारे ऑफिसर्स बने हैं, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स बने हैं, तो उन्हीं में से एक मयंक यादव हमारे साथ हैं। एसएससी सीपीओ में इनका ऑल इंडिया रैंक 73 बना है और सीआईएसएफ में ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज जानेंगे इनकी जर्नी, किस तरीके की इनकी तैयारी रही, और ये शायद फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ऑनलाइन कोर्स लेके घर पे रह के इन्होंने तैयारी करी है। तो सीपीओ के बारे में सारा कुछ जानेंगे, किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई, सब्जेक्ट वाइज इन्होंने फिजिकल कैसे करा, और जो अभी होने वाला है 2024 में सीपीओ का, जो अभी 1 महीना आपको और समय मिल गया है, लगभग 50 दिन के समथिंग, तो आपकी तैयारी चल रही होगी, उसमें बहुत चीजें ऐड ऑन करेगा ये इंटरव्यू, बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मयंक यादव, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके अचीवमेंट्स के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ पर आए। एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम मयंक यादव है, मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2023 में खत्म की थी। उसके बाद 2023 वाला सीपीओ का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरे को दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिली है और ऑल इंडिया रैंक 73 के साथ। दिल्ली पुलिस में मिला आपको? ओके ओके, मैं सीआईएसएफ बोल दिया था। अच्छा अच्छा, चलो। तो ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? ग्रेजुएशन में मेरे पास सर बीए प्रोग्राम था, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। अच्छा अच्छा, कौन से कॉलेज से करा थे, कहाँ से? श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके। तैयारी कब शुरू करी आपने? तैयारी मतलब एग्जाम तो मैं शुरू से ही दे रहा था, एनडीए दिया था, उसके बाद बीच में थोड़ा गैप आया, उसके बाद एफकेट देता रहा बीच में, तो थोड़ी थोड़ी तैयारी तो होती रहती थी, लेकिन अच्छे से तो फिर लास्ट सेम में की थी, जनवरी के राउंड शुरू कर दी थी, तब थोड़ा सीक्वेंस से कर दी थी कि अब अच्छे से करना है। तो रिजल्ट के बारे में थोड़ा बताओ। अभी जो रिजल्ट आया, सबको पता चला घर पे कि दिल्ली में ऐसा ही बन गया लड़का, कैसा था पूरा माहौल? काफी खुश थे सर, सभी काफी खुश थे। पापा पहले से गवर्नमेंट जॉब में है तो काफी खुश थे, उनको तो बस मतलब ड्रीम कम ट्रू है उनके लिए। तो आपने दिल्ली पुलिस का ही सोच रखा था कि ऐसा ही बनना है? हाँ, यही था सर ड्रीम। सीजीएल वगैरह का? सीजीएल का भी चल रहा है सर साथ साथ, अभी 24 वाला अटेम्प्ट है, ये दूंगा सर। ओके, थोड़ा तैयारी की शुरुआत के बारे में बताओ। कैसे आपने डिसाइड करा कि कोचिंग लेना है कि नहीं लेना? कैसे आपने टीचर फाइंड आउट करे कि ऑनलाइन ही मुझे लेना, और किस किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़े आप? शुरू में था कि सर एग्जाम तो देने ही है, तो फिर लास्ट सेम आया तो उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि अब अच्छे से तैयारी शुरू करनी है। तो फिर टीचर डिसाइड करने से पहले मैंने काफी यूट्यूब वीडियोज वगैरह देखी थी, तो फिर मेरे को लगा कि मैथ के लिए मेरे को गगन प्रताप सर काफी सही लगे, मतलब उनके साथ ट्यूनिंग बैठ गई थी मेरी। तो फिर मैंने उनका कोर्स परचेज कर लिया था, वीओडी था मेरे पास उनका, तो फिर अच्छे से वो किया, उनके एंड रिटन नोट्स थे और खुद के नोट्स भी बनाए। ऐसे ही इंग्लिश के लिए सर मैंने देखा तो फिर नीतू मैम का कोर्स ले लिया था मैंने। रीजनिंग का हो चुका था, मतलब काफी कुछ, जैसे एनडीए में भी ओआईआर वगैरह होते हैं तो काफी रीजनिंग तो आती थी, लेकिन कुछ चैप्टर थे जो थोड़ा कर रहे थे, उनके लिए फिर मैंने पीयूष सर की वो प्लेलिस्ट वगैरह देख ली थी, और एक दोस्त के पास कोर्स था उनसे कर लिया था। जीएस का फिर मैंने खुद ही कर लिया था, तो क्योंकि एनडीए के टाइम पे भी काफी ठीक हो गई थी हिस्ट्री वगैरह, और मेरा बैकग्राउंड भी यही था कि मेरे पास आर्ट्स थी स्कूल से ही, और फिर तो ये हो गया था सर। ओके, अभी आप स्ट्रेटजी की अगर आपकी बात करें सब्जेक्ट वाइज, आपने किस सब्जेक्ट की कैसे स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें? जैसे मैथ है सर, मैथ के मैंने टोटल वीडियोस काउंट कर लिए थे सर के कितने है। जैसे पहले मैंने अरिथमेटिक किया था तो उनके अराउंड 200 के अराउंड वीडियोस थे, तो मैंने प्लान बना लिया था कि मैं डेली के 2 देखूंगा। तो ऐसे डेली देखता था, 6 दिन पढ़ता था, और फिर एक दिन का थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेता था, और 7th डे ऑलमोस्ट रेस्ट रहता था। ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लिया था मैंने अलग अलग कि ये चैप्टर है, जैसे सर की परसेंटेज की अराउंड 24 वीडियो है, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अराउंड 12 डेज में कर लूंगा ये, और प्लस 2 डेज और ले लेता था। तो 14 दिन का स्टडी प्लान बनाता था कि 12 डेज में वीडियो करूंगा, उसके बाद एक दिन सारी जो भी मैंने नोट्स बनाए वो रिवाइज करूंगा, और जो सर की शीट है वो एक दिन में जितने क्वेश्चन हुए उतने लगा लूंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे। ऐसे ही इसका था सर जीएस के मैंने एक
दो यूट्यूब चैनल थे जैसे एसएससी क्रैकर्स, उनकी पीडीएफ मिल गई थी मेरे दोस्त से, तो स्ट्रेटेजी के लिए तो मैंने वो यूज की। उसके अलावा फिर पॉलिटी के लिए सर सीडीएस जर्नी करके एक यूट्यूब चैनल है, उनके वहां से हो गया था सर। और हिस्ट्री का भी एक उनकी पीडीएफ थी, उनकी वो निकलवा ली थी उनकी पीडीएफ मैंने हार्ड कॉपी, और उनसे ही फिर करता गया, और जो अलग से पॉइंट थे उनको हाईलाइट कर लिया और नोट डाउन कर लिया। ऐसे इंग्लिश का किया सर, वो कैब सेक्शन अलग कर लिया था मैंने, क्योंकि सीपीयू में काफी वो कैब आती है, प्री में भी अराउंड 10 to 15 मार्क्स आती है, और मेंस में तो आती है 20-25 के अराउंड, तो उसको अलग से नोट डाउन कर लिया। और उसके साथ साथ फिर ग्रामेटिकल के लिए मैंने नीतू मैम का पहले भी पढ़ रखी थी, मैम की वॉल्यूम 1 आई, उसके साथ साथ फिर कोर्स भी कर लिया था मैंने सर कि अच्छे से हो जाए, कोई वो नहीं रहे। उसके साथ साथ फिर उसका रीजनिंग का सर पहले थोड़ी हो गई थी, लेकिन साथ साथ फिर वो कर ली थी सर का कोर्स, और अच्छे से नोट्स बना लिए थे। जैसे मेरे पास किरण की पीवाईक्यू थी, तो उसमें मैंने पहली बार किए, उसमें फिर जो डाउट रहा ना सर, जो एक बार में नहीं हुए मेरे से, उनको सर्कल कर लिया। फिर जब दोबारा रिवीजन करता था तो मैं ज्यादातर उन पे ही ध्यान देता था, और उनमें भी कोई बहुत ज्यादा अलग क्वेश्चन आ गया, मतलब कि जो नहीं नॉर्मली आ रहा है एसएससी में, फिर उसको मैं अपने अलग से नोटबुक में नोट डाउन कर लेता था। ऐसे फिर इनका सबका हो गया था सर, ऐसे ऐसे डिवाइड कर लिया था पूरा कि अब तक इतना करूंगा, अब तक इतना करूंगा, तो आराम आराम से होता गया सर ये। ओके, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपके याद हो तो किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए आपके? मेरे अराउंड जीएस में 28.5 थे सर, और मैथ में मेरे 43.5 थे, रीजनिंग में अराउंड 45 थे, और इंग्लिश में अराउंड मेरे 42.5 थे। उसमें सर वो कैब काफी गलत हो गई थी, मतलब मैंने थोड़ा लीनियंट हो गया था मैं, उसकी वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मेरे 6 के 6 मार्क्स उसमें हो गए थे, उसकी वजह से फिर नेगेटिव मार्क की वजह से 42.5 आए थे मेरे। इसका सेकंड पेपर इंग्लिश का ही होता है पूरा ना? हाँ, पूरा इंग्लिश का होता है। वो कैसे किया आपने? उसके लिए सर 3 वो डिवाइड कर लिए थे मैंने, वो कैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामेटिकल। वो कैब के लिए तो मैं क्या करता था सर कि मैम की बुक थी ना, मैम ने कोर्स में भी करवाया था, तो मैंने क्या था वो कोर्स से कर लिया था, मैम का वो वीओडी बैच था मेरे पास, तो उससे फिर उनके हिंदी में भी लिखवाते थे मैम, तो मैं हिंदी में भी लिख लेता था साथ साथ, और फिर वो हो गया। तो उसके बाद मैं कैसे करता था सर, शुरू में 100 वर्ड पढ़ लिए मैंने, फिर अगले दिन पहले 100 पढ़ूंगा, फिर अगले 100 पढ़ूंगा, फिर तीसरे दिन क्या करूंगा, पहले 100, सेकंड 100 और फिर थर्ड 100। मैं 3-3-3 वाले स्ट्रेटजी यूज करता था सर। तो जो पहले 100 थे उनमें से जो नहीं हुए थे उनको मैं हाईलाइट कर लेता था। आप मान लो 100 में से 15-20 वर्ड होंगे, फिर फोर्थ डे में क्या करूंगा, उन 15-20 को पढ़ूंगा, और जो अगले 200 थे उनमें से ऐसे वर्ड हाईलाइट करूंगा, और 300, 400 और 500 वाले पढ़ लूंगा। ऐसे किया सर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ठीक था थोड़ा, मतलब मेरा अच्छे स्कूल से था मैं, तो फिर भी उसके लिए मैं बुक वगैरह रीड कर लेता था, और आर्टिकल वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह ये पढ़ लिए, इससे हो गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और वो इंग्लिश माध्यम चैनल है ना सर, उनकी वो फ्री पीडीएफ आती थी, तो वो डेली अराउंड 25 क्वेश्चन डालते थे, तो वहां से मैं वो डेली वो सोल्व कर लेता था। उसके अलावा फिर ग्रामेटिकल के लिए तो यही किया, मैम की वो थी, उसके अलावा पीवाईक्यू वगैरह लगाते रहता सर, सेक्शनल मॉक दे लिए, या कोई भी फ्री कंटेंट मिल गया जहां से पढ़ने का वो कर लिया, उससे हो गया था सर। कितने घंटे ओवरऑल पढ़ लेते थे आप? जब नोट्स वगैरह बनाने होते थे तब तो टाइम लगाता सर, 8-9 घंटे तक चले जाते थे, क्योंकि उसमें तो ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होता, आप वीडियो देख रहे हो और नोट डाउन कर रहे हो, मतलब बॉडी नहीं थकती। लेकिन जब रिवीजन का टाइम आया था तब भी 6-7 तो थे ही सर मिनिमम, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, और जब शुरू की थी तो तब तो ठीक था, 1-2 महीने तो की थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद एग्जाम आ गया, हमारे मई में एग्जाम थे, तो फिर उसकी वजह से वो 1-1.5 महीना वो सारा खराब हो गया। उसके बाद भी फिर मैं घर चला गया था यहाँ से, उसमें भी थोड़ा सेटल होने में टाइम लगा, तो टाइम का थोड़ा कम था, तो इसके लिए मैंने यही कर लिया था। ओके, और डिस्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बताओ। आप जैसे कंस्टेंटली आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच में डिस्ट्रैक्शन भी आता है, फोन भी है आपके पास, उसी में पढ़ रहे हो ना, तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स भी देख रहे हो, और एक एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वो एक मोटिवेशन अलग जुड़ जाता है वर्दी वाला। जब आप सोचते हो कि दिल्ली ऐसा ही बनेंगे तो 2 स्टार इधर लगेंगे, 2 स्टार इधर, गाड़ी पे घूमेंगे दिल्ली में, तो वो सब भी सोचते थे आप। ये डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे आप? नहीं, डिस्ट्रैक्शन का तो यही था सर कि करना है, एक बार में ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना फिर कुछ मिलेगा उसको ज्वाइन करेंगे, फिर वहां से काफी ज्यादा स्ट्रगल हो जाता। और पहले तो मेरा यही था कि सर एक बार ही कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं यही करता था। कई बार तब मेरे को लगता था ना ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आ रही, तो मैं क्या करता, मेंस के टाइम पे गया था मैंने, तब काफी टाइम लग जाता था, 9-10 घंटे भी मैंने दिए हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम था हमारे में सर, अराउंड 35 डेज ही दिए थे फिजिकल के बाद। तो उसके बाद फिर मैं ये करता था कि मेरे को लगता था कि मेरा काफी टाइम खराब हो रहा है, तो मैं फिर फोन में टाइमर चला लेता था, तब भी पढ़ने बैठता मैं ऑन करता और वो चलता रहता, उठता तब बंद कर देता, तो उससे पता चल जाता था मेरे का मेरा टाइम कहाँ जा रहा है।
तो उससे काफी हेल्प हुई। और स्टिकी नोट्स वगैरह काफी यूज किए, मैं सुबह ही शुरू से ही कर रहा था, मतलब जब घर गया था तभी से अपने टारगेट लिख लेता था, वो सामने रहता था तो वो दिखता रहता था कि ये करना है करना है, उसमें फिर वो कट डाउन कर देता था उनको, जो टारगेट अचीव हो गया। तो डेली का शुरू में तो कम हुआ, लेकिन फिर अराउंड 80% हो जाता था, तो वो ठीक था, उसके लिए फिर हो गया था। इसमें आपने रूटीन कैसे बनाया था? जैसे इसमें तो आपको फिजिकल की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको हेल्दी रहना भी जरूरी है। ऐसा नहीं घंटों पढ़ाई कर रहे हो, कभी सो रहे हो, कभी जाग रहे हो, तो उसमें आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो रूटीन, फिजिकल वाला रूटीन और पढ़ने का रूटीन कैसे से आपने किया था? फिजिकल का तो काफी एक्टिव था सर, मैं जैसे बताया मैंने आपको, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स रायसोनी बच्चे पढ़ा हूँ मैं। तो हमने वहाँ पे 9 साल ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स किया है सर। तो मैं स्विमिंग में था, तो वहीं से काफी एक्टिव थे, मतलब उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं वो प्री हुआ था, इसके बाद मैंने ऑलमोस्ट शुरू कर दी थी, तो 20-25 डे में वो सेम रिदम आ गया था कि मतलब हो जाएगा, ये लग गया था, क्योंकि इतने टाइम कर लिया था, तो उससे ही हो गया था सर। फिर कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। सुबह जाग के रनिंग करने जाते थे? हाँ, एक नहीं, मैं तो एक ही टाइम गया था सर, सुबह के टाइम तो कम ही उठा जाता था मेरे से, मैं थोड़ा लेट ही करता था सर। 8 बजे के अराउंड मेरा डे शुरू होता था, उसके बाद ही करता था, सुबह नहीं हुआ सर मेरे से कभी भी। काफी पेरेंट्स बोलते भी रहते थे सुबह नहीं उठता ये हुए, पर नहीं, फिर शाम को ही हुआ मेरे। और दोस्त यारी का कैसे चक्कर है, गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। दोस्त है सर मेरे वैसे काफी अच्छे हैं, और उनका काफी योगदान भी रहा है, मतलब कि ट्रू फ्रेंड्स वाले हैं वो, मतलब कि आप उन पे रिलाई कर सकते हो, कुछ भी बोल दो। तो मॉक वगैरह भी देते थे हम, तो मेरे दोस्त थे, तो जैसे योगेश था, तो हम अल्टरनेट मॉक एनालिसिस करते थे। अब मैं अपना मॉक एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मेरे में बायसनेस आ जाएगी कि मैं सोचूंगा कि ये कैलकुलेशन ही तो एरर है, जैसे मैथ में कोई नहीं, मैं कर लूंगा, लेकिन वो करेगा तो देखा गया ये कितनी सिली मिस्टेक है, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम अल्टरनेट मॉक एनालिसिस करवाते थे, तो इसमें दोनों का फायदा होता था। तो दोस्त बढ़िया थे, काफी योगदान उनका। बिल्कुल। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं, उनका डिस्कशन यही रहता है कि यार हम तो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट इसमें बहुत सारे पूरे देश से बच्चे तैयारी करते हैं, कंपटीशन को लेकर डर जाते हैं वो, है ना? तो वो कंपटीशन के बारे में कभी आपने सोचा कि मेरा कैसे हो सकता है, इससे पहले भी तैयारी करें 2-2 3-3 साल से, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट होगी, ऐसा आपने सीरियस सोचा था कि मेरा हो ही जाएगा पहले अटेम्प्ट? नहीं, ये तो सोचा तो नहीं था, मतलब कि ये था कि पर अच्छा करना है, पर फिर आराम से टाइम के साथ करते गए ना, तो फिर कॉन्फिडेंस था कि इसमें कोई प्री अच्छा कर लेंगे ना। मैंने यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखी थी, तो बोल रहे थे कि प्री में ही अच्छा स्कोर कर लो, ताकि आप एक बेंचमार्क अलग से ही हो जाओ, ताकि फिर मेंस के टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इंग्लिश है सर, आप बिल्कुल उस पर श्योर नहीं हो सकते, जैसे आप मैथ में, रीजनिंग में नहीं हो सकते हो। तो उसमें थोड़ा वो फर्क रहता ही है कि आप बहुत अच्छा हो जाए तब भी कुछ भी गलत हो सकता है। तो उसमें प्री में काफी अच्छा हो गया था, फिर उसके बाद फिर मेंस में किया, और ऐसे ही हो गया सिर्फ। अगर जैसे और जैसे दोस्तों की बात करें, तो इसमें ऐसा होता है ना कि बहुत सारे दोस्त पोक करते हैं, रिलेटिव्स पोक करते हैं, एक प्रेशर भी होता है कि मतलब पढ़ाई थोड़ा बहुत खेल भी रहे हो, पढ़ाई थोड़ी डाउन चली तो कहते हो तो खेल रहा है, उसका कुछ नहीं होना जाना, ऐसा कुछ आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी ने बोला हो, और अभी वही आपको इंस्टाग्राम पर टैग करके या फिर फोन करके आपको शुभकामनाएं दे रहा हो, ऐसे कुछ चेहरे हैं? नहीं, मैंने बताया ना सर, इसमें मैं काफी लकी मानता हूँ कि मेरे दोस्त भी काफी अच्छे थे, क्योंकि हम 9 साल तो स्कूल में, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन में, और 1 साल ही हो गया, लगभग 13-14 साल हो गए। तो काफी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने काफी हेल्प की। साथ साथ फैमिली में, मतलब आप मानोगे नहीं, मेरी बहुत काफी अच्छे फैमिली है, मतलब कि रिलेटिव्स भी, मतलब मेरे पेरेंट्स भी मेरे को कभी कॉल ना करेंगे, उनकी जरूर आ जाती है कि कहाँ है, कैसा है, अच्छा, और मतलब पॉजिटिव वे में, ऐसे नहीं कि वो मेरे को टीज कर रहे हैं कि हाँ क्या कर रहा है। बहुत अच्छे हैं, मतलब कि मैं काफी लकी था, उनकी वजह से ही इतनी जल्दी हो गया सर, वरना टाइम भी लग जाता शायद। ओके, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपको मिलते भी होंगे, या फिर आपको आपने देखा होगा जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो आपने ऐसा कुछ नोटिस करा कि क्या उनकी ऐसी गलतियां रह रही होंगी उनकी तैयारी में, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा? कुछ ऐसे नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप बताना चाहो? एक तो सर मैं यही मानता हूँ कि मतलब कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है सर, आप देख ही सकते हो, लेकिन आप ये करो कि अगर शुरू में आपको कोर्स लेना है या जो भी टीचर सेलेक्ट करना है ना, पहले टाइम लगाओ आप, मतलब कि आप यूट्यूब वीडियोस देख लो कि 1 हफ्ता लगा दो, जैसे टीचर सेलेक्ट करने में आपको मैथ का करना है, किसी का भी करना है, पर एक बार जब हो गया ना सर, उसके बाद उस पर स्टिक करो, अपने नोट्स बनाओ और शीट लगाओ, मतलब जो भी कर रहे हो आप उसका मल्टीपल रिवीजन करो सर। ज्यादा बुक्स पे मत जाओ, बहुत लिमिटेड सोर्स रहेगा ना सर, उतना ही अच्छा रहेगा। और एक मतलब अच्छे दोस्त बनाओ, मतलब बनाओ या जो मिले हैं वो दोनों ही अच्छा है। अगर हो सकता है आपको दिख रहा है कि अच्छे हैं, सीरियस एस्पिरेंट है, उनके साथ रहो, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, हम मॉक देते हैं और जैसे अभी तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है बाद में, तो लेकिन अभी हम अटेम्प्ट करेंगे तो उनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तो कई बार हमें लगता है कि कम मार्क्स आ गए, जैसे 20-20 22 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इतने कम में तो हमें लगता है कि हमारी कट ऑफ ही नहीं होगी, और बहुत ज्यादा। तो आप दोस्त से करोगे तो उसके दिखेंगे कि हाँ बराबर ही है, हम हमारा ठीक लेवल है,
तो उससे काफी हेल्प होगी सर। यही है दो काफी। मॉक्स के बारे में थोड़ा बताओ, बच्चों को पता नहीं होता कब से लगाना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल पाए, कि कैसे मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है फिर उन पे काम करना है, कैसे मॉक्स को एनालाइज करते थे आप? मॉक्स का मैं ये करता था सर कि मेरा अराउंड 60% सिलेबस हो गया था ना, उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा तभी मॉक लगाओ, उससे पहले इतना फायदा नहीं होता क्योंकि सर काफी टाइम लग जाता है आपका, आप कर भी नहीं पाओगे, कई बार डिमोटिवेशन भी हो सकता है कि इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। 60% होने के बाद आप शुरू कर दो, उसके बाद फिर आप अच्छे से उसका एनालिसिस करो। मैंने तो कभी लगातार मूक नहीं लगाए सर, मेंस के टाइम पे भी समय कम था तो मैंने डिसाइड किया था कि मैक्सिमम मैं 2 दिन में एक ही मूक लगाऊंगा। उससे पहले मैं 3 दिन में लगाता था, एक हफ्ते में पहले 3 लगाता था, फिर बाद में क्लोज आते गए तो 2 लगाने लगा, 2 दिन में एक मूक लगाने लग गया। लेकिन फिर उसकी अच्छे से मिस्टेक मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने दोस्त से एनालिसिस करवाता था, ताकि मतलब जो मैं लीनियंटली ले रहा हूँ मेरी मिस्टेक्स को, वो मेरे को बताएगा कि नहीं ये तू अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर नोटबुक भी बना ली थी सर, जैसे मैथ के गलत हो रहे तो मैथ के अलग से, रीजनिंग के इनके सब की अलग नोटबुक थी। अगली बार मुक देता था तो पहले मैं उनको देखता था कि ये मिस्टेक तो नहीं करनी मेरे को, और हो सकती है तो उनको मैं अफोर्ड कर लूंगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करनी। तो यही है कि सर आप 60% सिलेबस के बाद मॉक दो और फिर अच्छे से उनका वो करो, एनालिसिस बहुत अच्छे से करो सर। लगभग कितने मॉक दे दिए होंगे आपने? मैंने अराउंड प्री के दिए होंगे सर, ज्यादा नहीं दिए थे मैंने, क्योंकि मैं क्वालिटी वाले देता था सर, मतलब जब भी देता था तो मैंने अराउंड 8 to 10 मॉक्स ही दिए होंगे प्री में। शॉर्ट मॉक्स हाँ दे देता था मैं, लेकिन लॉन्ग वाले क्योंकि एक तो 2 घंटे का होता है, काफी टाइम लग जाता है, और 8 to 10 मॉक्स ही थे मेरे अराउंड, हाँ इतने ही हुए होंगे। आपकी स्टडी टेबल के सामने आपने दिल्ली एसआई, रैंक 1 ऐसा स्टार वाले फोटो पिक्चर ऐसा कुछ लगा रखा था, मोटिवेशन कोट्स? ऐसा तो कुछ नहीं था सर, बस यही था कि करना अच्छे से, फोन के वॉलपेपर पे नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की, यही लिखा हुआ था मैंने, अच्छे से मेहनत करनी है सर, और मेरे में यही था कि बस कर लेते एक बार। चलिए, काफी नॉर्मल चीजें आपने बता दी कि ऐसे ऐसे कर लो हो जाता, बट फिर भी कुछ तो ऐसे स्ट्रगल, कुछ तो ऐसा टाइम बीच में रहा होगा, किसी दिन ऐसा लग रहा होगा कि यार आज पढ़ाई नहीं हो रही, आज मन नहीं लग रहा, बहुत बोर हो रहा हूँ, किसी दोस्त के फोटो देख लो वो घूम रहा हो, है ना? तो ऐसा कुछ कभी बीच में हुआ? कैसे आप फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट करते कि नहीं यार तुझे पढ़ना है, जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद करेंगे कुछ? हाँ ये तो होता है सर कि फोमो तो हमें कई बार होता ही है कि कोई इधर कुछ अच्छा कर रहा है तो लगता ही है, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव उसमें लेता था कि कोई नहीं, चलो 1 साल 2 साल जितना लगेगा उसके बाद हम भी अच्छे से करेंगे। और दोस्त अच्छे, मैं ये दिल्ली रहते थे मेरे दोस्त तो सारे, तो इनके पास हमारी 2-2 3-3 घंटे बात होती थी। जैसे जिस दिन मॉक लगा लिया ना मैंने, 2-2.5 घंटे तक बात हो जाती थी हमारी आराम से, कि क्या, फिर उसके साथ साथ सारी बातें की क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, ये नहीं पढ़, मतलब अगर इंग्लिश नहीं हो रही तो चलो रीजनिंग कर ले, करंट अफेयर देख ले, कोई और यूट्यूब वीडियो, कॉमेडी वगैरह देख लेते थे, कभी स्टैंड अप कॉमेडी देख लेता हूँ कभी। ओके, अभी एग्जाम से जब 1 महीना रह गया था आपका, तो उस टाइम आपने क्या करा था? एग्जाम से 1 महीने के पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बच्चों की? मैंने तो सर जैसे 45 डेज थे मेरे फिजिकल के बाद, मेरा 20 नवंबर को था, उसके बाद अराउंड इतने डेज ही थे 45 के अराउंड, तो मैंने तो एक चार्ट लगा लिया था, उस पे उल्टे नंबर लिख के कि 45 43 ऐसे करके, और डेट भी डाल दी थी, तो वो आपको दिखाता रहता है कि बहुत कम टाइम बच रहा है। मैं उनको रेड पेन से काटता रहता था सर, तो वो काफी हेल्प की उसने। फिर मेरे पास स्टडी प्लान था कि मेरे को किस दिन मॉक देना है, फिर मॉक में मेरी जो गलती होती थी, स्टिकी नोट्स के साथ मैं जिस डेट को दिया है ना उस पे चिपका देता था कि मेरे इतने रॉन्ग हुए, ये हुए हैं, और सिली मिस्टेक क्या है। जैसे कई बार मेरा कॉम्प्रिहेंशन गलत हो गया तो मैं कॉम्प्रिहेंशन को रेड कर देता था कि इसमें मेरा कॉम्प्रिहेंशन गलत हुआ, वो कैब में कुछ ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर मैं वो कैब को फिर रेड कर देता था। कई बार बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है सर, ग्रामेटिकल एरर में भी, बेयर इन्फिनिटिव की, तो फिर उनको स्टिकी नोट्स में, काफी स्टिकी नोट्स थे, मतलब मेरे रूम में मैं अकेला रहता था ऊपर, तो उसमें काफी स्टिकी नोट्स थे, मेरे को दिखता रहे, अगर मैं पढ़ भी ना पाऊं तो दिखते रहेंगे, तो मेरे को क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ये गलती हुई है। तो इससे हो गया था सर 1 मंथ में लास्ट। अभी जो देंगे अभी 2024 वाला, कुछ 50 दिन बच रहे हैं, उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे कि किस चीजों का ध्यान रखना है उनका? यही है कि आपका सिलेबस हो गया होगा तो आप बस अच्छे से अपने उस पर स्टिक करो। फोमो सबको ही होता है सर कि कोई मैराथन चला रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, तो उससे बचो बहुत ज्यादा, अपने नोट्स पे रिलाई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो उनके लिए, और मॉक का एनालिसिस अच्छे से करो सर। और डर तो लगता ही है पर उसको ओवरकम तो खुद ही करेंगे हम, कि क्योंकि अगर एजिटेशन या कुछ भी हो गया ना, एग्जाम खराब हो जाएगा। मेरे साथ सीजीएल में हो गया था सर, मैंने मॉक वगैरह नहीं दिए थे तो उससे काफी कम मार्क्स आ गए थे, बहुत इजी क्वेश्चन रह गए थे मेरे। तो फिर इसके बाद मेरे को ये लगा था कि मॉक्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर मैंने दिए सर। ओके, और जब तैयारी कर रहे थे और अभी सिलेक्शन भी हो गया, तो उसके बाद आपने चीजें देखी होंगी कि दिल्ली एसआई में कितनी सैलरी मिलती है ना, क्या क्या अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, तो सब के बारे में थोड़ा बताओ, क्या क्या चीजें इसमें दिल्ली एसआई में आपको मिलती है?
यही है कि सर मैंने एक दो वीडियो देखी थी, कभी कभी रील आ जाती थी। अभी तो जैसे इंस्टा वगैरह भी मैं चलाने लग गया, पहले सोशल मीडिया ऑफ कर दिया था मैंने, तो आ जाती हैं तो काफी बनाते हैं, वो देख लेते हैं सर। सैलरी वगैरह का तो 4200 ग्रेड पे है तो ठीक ठाक होगी, मतलब चल जाएगा काम से। अभी आगे का क्या प्लान है, और भी तैयारी करोगे कि यहीं रहना आप? नहीं, अभी तो सर सीजीएल का अटेम्प्ट है, तो अगर अच्छे से तैयारी होगी तो फिर उसका करते हैं सर कुछ। ओके, चलिए लास्ट में इस मैसेज, इस इंटरव्यू के लास्ट में आपको कुछ ऐसा बताना चाह रहे हो, किसी को कोई मैसेज देना चाह रहे हो इंटरव्यू के माध्यम से, है ना? या फिर जो बच्चे आपको देख रहे हैं वो आपके इस इंटरव्यू से मोटिवेशन लेंगे, मोटिवेट होंगे कि भैया ने फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल दिया तो मुझे भी निकालना है, उनके लिए लास्ट के क्या संदेश, क्या लास्ट के शब्द क्या रहेंगे? यही है कि अपने अच्छे दोस्त हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए, मौका एनालिसिस करो अच्छे से और अपने पे विश्वास करोगे। मतलब कई बार होगा, डाउन भी हो गए, लेकिन आपकी लाइफ है, जितना जल्दी सिलेक्शन लोगे और इस प्रोसेस से बाहर निकलोगे, फिर उसके बाद लाइफ में काफी कुछ करने को होता है सर। आपको घूमना भी है, वरना अगर एक एज से आप अब वो हो जाते हो तो फिर यही होता है कि आप जॉब में लगे, आपने ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत टाइम हुआ, फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर वो अलग ही लाइफ हो जाती है। तो आप थोड़ा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर करें, ताकि आपके पास 3-4 साल हो, आप अपना जो भी कुछ करना है, घूमना फिरना है और कुछ करना है वो कर लो, और इसके फिर आप सेटल लाइफ जी सको एक अच्छे से। चलिए वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, Thank you. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप साथियों आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा, जिस तरीके से मयंक यादव ने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीपीओ का एग्जाम निकाला और दिल्ली एसआईए बने। तो इन्होंने अपनी सारी रणनीति सब कुछ आपके साथ शेयर करा, किन किन गलतियों से आपको बचना है, सब कुछ बताया। तो उम्मीद करते हैं आप भी अपनी तैयारी में ऐसे ही लगे होंगे, आपका भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होगा अगर इन चीजों से आप बचते हो। जैसा कि इन्होंने बताया, सोशल मीडिया से दूर रहना है, फालतू चीजों में नहीं पढ़ना है आपको, अपनी तैयारी करो, टारगेट बेस्ड तैयारी करो, बना के चलो कि भाई अगले 8 घंटे मुझे ये चीजें खत्म करनी है तो करनी है, ठीक है? दुनियादारी बाद में भी आप कर लोगे, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि घूमना फिरना, दोस्त जो घूम रहे फिर रहे थे वो सब ये सोचते थे कि बाद में कर लेंगे चीजें, ठीक है? पहले एक बार अपना सिलेक्शन ले लें। तो भाई दिल्ली ऐसे ही बन गए, कमेंट्स में इनके लिए शुभकामनाएं लिख दो, ठीक है? और आप अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर दो और हम आपका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और आपके नोट्स वगैरह के लिए बहुत क्वेरीज आते हैं, तो अगर मैं इनसे पूछूं आपके कोई नोट्स वगैरह कुछ हो तो आप मुझे शेयर करना, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप आइडिया ले सकते हो कैसे अपने नोट्स बनाते थे, क्या क्या चीजें ये करते थे। तो चलिए यहाँ तक वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।